हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर व्हेन इट्स वेट इज इनइफेक्टिव। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास एक बीम है, ठीक। यहाँ पे कोई वेट नहीं लटक रहा है ना, तो ये बीम किस तरीके से होगी, ऐसे होगी, न्यूट्रल सरफेस हो गया। लेकिन जैसे ही आप वेट लटकाओगे तो ये क्या होगा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। वेट लटकाने की वजह से कैसे हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे एक अपने वेट लटका दिया तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। इस पॉइंट पे फिक्स है बीम, इस पॉइंट पे बीम फिक्स है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हुआ इसका बेंड, कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं ये इंड पॉइंट है बीम का, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बेंड हुआ, ये बेंड हुआ डेल्टा। कितना बेंड हुआ, डेल्टा। और मान लेते हैं कि एट डिस्टेंस, यानी ये जो रिजिड सरफेस है यहाँ से जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x। तो थोड़ा सा और दूर मानते हैं, बनाने में आसानी रहेगी। मान लो ये डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बेंड हुआ, ये बेंड हुआ y। तो एट ए डिस्टेंस x पे कितना बेंड हुआ, y। एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू l पे y बराबर हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। तो x बराबर x पे, y बराबर y, x बराबर l पे हो जाएगा y बराबर डेल्टा। यानी कितना मीन पोजीशन से वेट लटकाने की वजह से कितना वो नीचे आया, कितना डिप्रेशन आया, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा को डिप्रेशन बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग डिराइव करेंगे, इस केस में जिसमें बीम का जो वेट है, वेट ऑफ द बीम जो है वो कितना है, जीरो है। वेट ऑफ द बीम जीरो है ना। इसमें बीम का कोई वेट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है तो इंड पॉइंट पे जो डिप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा WL³/3YIZ। इसी को प्रूफ करना है, WL³/3YIZ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बीम है, वेट लटकाने के बाद उसका ये शेप बनेगा, ग्रीन कलर से जैसे दिख रहा है। और ये व्हाइट कलर से डॉटेड डॉटेड जो है ये क्या है, न्यूट्रल सरफेस है। तो मान लेते हैं एट ए डिस्टेंस x, ये जो रिजिड यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां से लेकर के x डिस्टेंस पे मान लिया ये पॉइंट हमने बीम का लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x होगी, टोटल बीम की लेंथ कितनी है, l है, स्मॉल l। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक l-x हो जाएगा, ठीक। ये हो गया l-x, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी बीम की, इनिशियल पोजीशन ये थी, P आपका यहाँ पे था, PP डैश, और B आपका यहाँ पे था, BB डैश हो गया, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट, या जिसको रीस्टोरिंग कपल हम बोलेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट ये है कि जो इस वेट की वजह से ये बीम कितना नीचे मोमेंट ले रहा है ना, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वेट। और एक हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग कपल। जैसे ही ये नीचे झुकेगा, वेट इसको झुकाएगा, वैसे ही बीम के अंदर क्या जनरेट हो जाएंगे, टार्क या रीस्टोरिंग कपल जनरेट हो जाएंगे। जैसे स्प्रिंग में अगर आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है जो आपके खिंचाव का विरोध करता है। उसी तरीके से जैसे वेट लटकाओगे इसमें, इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी रीस्टोरिंग कपल जनरेट हो जाएगा, जो इसके वेट को इसका इसके वेट के द्वारा जो, यानी ये जो W के द्वारा जो कपल जनरेट हो रहा है उसको क्या करेगा, रिवर्स करने का प्रयास करेगा। अगर रिवर्स करने का प्रयास नहीं करता तो ये वेट इसको पूरा का पूरा नीचे झुका देता या टूट जाती बीम, है ना। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कंसीडर ए पोर्शन PB is equal to L-x of beam in equilibrium. In this portion, a reaction force equal to W must act at P vertically upward. The two equal forces W at a distance L minus W at a distance L minus x constitutes a clockwise couple known as bending couple, bending couple WL minus x। तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि अब आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया, ये बीम था लटकाया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वेट आपने लटका दिया W। तो जैसे आपने एक वेट लटकाया W, तो
यहाँ पे जब वेट W लटका है तो मान लेते हैं कि X पे इसका एक रिएक्शन फोर्स आएगा जो ऊपर की तरफ लगेगा W। ठीक है, रिएक्शन फोर्स अगर नहीं आता तो ये बीम टूट जाती या नीचे ही एकदम झुक जाती। तो अब ऐसा केस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एक फोर्स है तो एट ए डिस्टेंस x इसका एक रिएक्शन फोर्स होगा। तो एक्शन फोर्स ये है, रिएक्शन फोर्स ये है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे काम करेंगे, l माइनस एक्स पे। तो ये और ये दोनों आपस में मिल करके एक टार्क जनरेट करेंगे जिसको बोला जाता है बेंडिंग कपल। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट का क्योंकि ये दोनों, क्योंकि बीम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बीम अभी रोटेट नहीं, बीम ऊपर नीचे नहीं हो रही है, इसका मतलब बीम इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम इसका बेंडिंग कपल निकाल लें तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रीस्टोरिंग कपल का। मतलब इसके अंदर का जो कपल है जो जनरेट हो रहा है और एक वेट का जो कपल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। किस पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो डब्ल्यू एल माइनस एक्स हो जाएगा। इस वेट का इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे तो कितना होगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा रीस्टोरिंग कपल जो कि होता है वाई आई जी अपान आर। वाई जो है वो क्या है, वाई है आपका यंग्स मॉडुलस, आई जी क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, तो चलते फिर से वापस आते हैं स्लाइड 3 पे। बेंडिंग कपल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स फॉर द कैंटिलीवर टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। जो आपके पास बीम है तो इन बेंट पोजीशन ये इक्विलिब्रियम में है कैंटिलीवर। बेंडिंग कपल इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंडिंग कपल इज इक्वल टू रीस्टोरिंग कपल। ठीक है, तो रीस्टोरिंग कपल कितना होता है, वाई आई जी अपान आर, और बेंडिंग कपल हमने निकाल लिया है डब्ल्यू एल माइनस एक्स। एट ए डिस्टेंस एक्स कितना होगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पे आई जी क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, कितना वो कर्व हुआ है केवल न्यूट्रल सरफेस, और इतना, राइट। तो अगर हम इसमें एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे आर क्या होता है, आर का जनरल फार्मूला ये होता है 1+d2y/dx² टू द पावर 3/2 d2y/dx²। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप वेट लटकाओगे तो बहुत थोड़ा सा बीम झुकता है। रियल लाइफ में, ये रियल वर्ल्ड में बीम बहुत थोड़ा सा झुकता है। अगर आप वेट लटकाओगे ना तो हम बहुत थोड़ा सा वेट लटकाए हैं, जिसकी वजह से जो चेंज इन वाई है, और चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, बहुत छोटा होगा, यानी करीब करीब एक से बहुत छोटा होगा। जब एक से बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा। तो ये जो होगा आपके पास, ये जो हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका छूट जाएगा, है ना। तो इसकी कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं रहेगी। तो आई थिंक देर इज ए फार्मूला गैप हियर, सो इट डजंट मैटर। तो इट्स ओके, सो 1+r, तो इतना हो जाएगा, r इज इक्वल टू d2 1/d2y/dx²। ठीक है, तो r हमें पता चल गया है, इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही रख देंगे तो r हो जाएगा 1/r, कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1/r इक्वल टू d2y/dx²। ये हो जाएगा वाई आई जी, यहाँ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। वाई आई जी d2y/dx² इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। ये इसको इधर लिख देंगे तो ये बेसिकली इधर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स, ठीक है, अपान वाई आई जी। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो ऐसे लिखा जा सकता है। और ये वाला आर एच एस तो इसको कुछ नहीं कर सकते, डी एक्स क्या है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया डब्ल्यू अपान वाई आई जी एल माइनस एक्स टू डी एक्स, यानी वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर रहे हैं।
वेरिएबल सेपरेशन का मेथड का यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए क्या, y चाहिए, यानी बार चलते हैं थोड़ा सा पीछे। सो दिस इज स्लाइड नंबर 4। पीछे जाते हैं, यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 पे ये फिगर है। तो x डिस्टेंस पे बीम कितना झुका, x डिस्टेंस पे बीम कितना झुका ड्यू टू वेट, वो है आपके पास क्या, y। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है y। ठीक है, तो हमें यही चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके। ये हमारे पास आ गया था यहाँ तक, है ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये d ऑफ x टाइप का है। d ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये वही x आ जाएगा जो कि है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आपके पास ये रहेगा और ये हो गया l dx। l कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा l x। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। ठीक, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा। तो ये आपके पास है बीम, ठीक, ऐसे गया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास बीम है। ये डिस्टेंस x बराबर 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x बराबर l कहाँ आएगा, यहाँ इन द पॉइंट ऑफ द बीम। ठीक है, तो x बराबर l, ये पॉइंट हो गया x बराबर 0। तो इसका मतलब है x बराबर 0 पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, वो तो फिक्स है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, एट x बराबर 0 इट इज 0। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ गया, ये प्रीवियस स्लाइड में से। तो यहाँ पे रख देंगे ये 0 0 0। इसका मतलब c1 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल गया 0। तो फिर से रख देंगे प्रीवियस स्लाइड में। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा w अपान वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2। फिर से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन। dy हो गया और dx को इधर भेज देंगे। ये हो गया dy, इधर आ गया w अपान वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y और इधर आ जाएगा w अपान वाई आई जी। ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। ठीक, एल एक्स। अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो एल बाहर, एल आपका क्या हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट है तो एल एक्स डी एक्स हो जाएगा। माइनस 1/2 भी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपान 2। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बाई 3। और बाकी सारी चीजें ऐसे ही हम लोगों ने लिख दी है। प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c2। अब क्वेश्चन देखो, c2 आ गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन से या बाउंड्री कंडीशन से। तो क्या कंडीशन है वो, x बराबर 0 पे क्या कहीं पे बीम झुकेगी, आंसर है नहीं। बीम कहाँ पे झुकेगी, बीम का इनिशियल पोजीशन, थोड़ा सा अगर हम बैक चलें, स्लाइड नंबर 5 है ये, स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं। तो स्लाइड 2 3 1 ये हो गया। तो x बराबर 0 क्या है, ये है, ये x डिस्टेंस है और ये x बराबर l है। ठीक है, x बराबर 0 पे कुछ होगा, कुछ ही नहीं होगा। कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बीम में, यानी यहाँ से यहाँ कुछ नहीं। जैसे यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन इसकी बीम की क्या होगी, ये होगी। ठीक, तो ये y हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा है ना। ये रेड वाली लाइन एकदम इसको टच कर रही है ग्रीन वाली लाइन को, क्योंकि दिखाना है हमें तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, बट एक्चुअल में ये इसको टच कर रही है। तो इस पॉइंट पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब x बराबर 0 पे, x बराबर 0 कौन सा, ये हो गया, x बराबर 0 पे y बराबर 0, किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं है बीम में। तो अब चलते हैं स्लाइड 5 पे। तो इनिशियल कंडीशन रख देंगे या बाउंड्री कंडीशन, x बराबर 0 y बराबर 0। तो ये 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो c2 कितना आ जाएगा, 0। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 की मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 0 0 0, c2 की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू आ गई w अपान वाई आई जी एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ये क्या है, ये है आपका, ये बीम है। अब यहाँ पे दिख रहा है फिगर। तो दिस इज योर बीम, ग्रीन कलर से। बीम की इनिशियल पोजीशन क्या है, जो पिंक कलर से दिख रहा है ना। तो एट ए डिस्टेंस x, ये इसका जो डिप्रेशन है कितना है, y है। एट ए डिस्टेंस l, इसका डिप्रेशन कितना है, डेल्टा। ठीक, तो डेल्टा डिप्रेशन है एट ए डिस्टेंस l। तो हमें डेल्टा निकालना था।
हमने वाई एक्स पे निकाल लिया है वाई, तो डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर एल, तो वाई बराबर हो जाएगा डेल्टा। तो अगर हम इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू एल सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें निकल जाएगा डेल्टा की वैल्यू। तो यहाँ पे रख देंगे वाई बराबर डेल्टा, डिप्रेशन एट फ्री इंड्स, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्री इंड, है ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इंड। तो x बराबर एल पे y बराबर डेल्टा, इधर डेल्टा हो गया, इधर आ गया w अपान वाई आई जी, इधर हो गया l अपान 2, एल स्क्वायर हो जाएगा एल क्यूब बाई 6, एल क्यूब बाई 6, ये हो गया एल क्यूब, ये हो गया एल क्यूब, बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/2, 6 लेंगे, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, सो दिस 3 माइनस 1 अपान 6, और ये आपका डब्ल्यू एल क्यूब अपान वाई आई जी आ गया। तो अब ये 2 बचा, 2 इंटू 6 कैंसिल हो गया 3, इसका मतलब आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 वाई आई जी, ये हमारे पास आ गया डेल्टा का वैल्यू, है ना, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 वाई आई जी। ठीक, अगर यही आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो आई जी का मान डिफरेंट हो जाएगा, बी डी क्यूब अपान 12, और यही आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो आई जी की वैल्यू हो जाएगी पाई आर टू द पावर 4 अपान 4। तो लेट्स से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, आई जी का मान रख देंगे, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 वाई, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, 3 वाई बी डी क्यूब अपान 12, 3 इंटू ये कैंसिल हो गया, 4 बचा और ये ऊपर चला गया, तो 4 डब्ल्यू एल क्यूब अपान वाई बी डी क्यूब। और अगर हम इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए निकालें तो उस केस में आई जी की वैल्यू पाई आर टू द पावर 4 अपान 4 रख देंगे, ये 4 डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 वाई पाई आर टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा का मान। इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस एक पार्ट और करेंगे, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए लोडेड कैंटिलीवर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हमने बनाया, हाँ यहाँ पे ये फिगर है, ये स्लाइड नंबर 8 है और ये स्लाइड नंबर 9 पे हमने बनाया हुआ, तो जस्ट फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास बीम था, ये रेड ग्रीन कलर से जो बीम दिख रहा है ना, तो ग्रीन कलर से जो बीम दिख रहा है ये हमारे पास बीम है, ये इनिशियल पोजीशन इसका ये था, वेट जैसे अपने लटकाया यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ कहीं आया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके नीचे छोड़ दें तो क्या होगा, मान लेते हैं इनिशियली डेल्टा था, लेकिन जब ऐसे हमने एक फोर्स एफ लगाया नीचे की तरफ, ये बीम को नीचे की तरफ थोड़ा सा एफ फोर्स लगा खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। तो इसी का टाइम पीरियड हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इन इक्विलिब्रियम डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 वाई आई जी। तो अगर हम इसमें से वेट निकालें यानी डब्ल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 वाई आई जी, 3 वाई डेल्टा आई जी अपान एल क्यूब। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। If we displace cantilever from equilibrium position and let delta 1 be the displacement from end, then मतलब अगर हम फोर्स F लगा दें, F लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज होता है, डेल्टा 1, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, W माइनस एफ, है ना, ऊपर की तरफ W लग रहा था तो W, नीचे की तरफ फोर्स F लग रहा है, W माइनस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 वाई आई जी अपान एल क्यूब, ये वेट था, W तो कितना था 3 वाई आई जी अपान एल क्यूब, लेकिन जैसे आपने फोर्स लगा दिया F रिवर्स डायरेक्शन में तो W माइनस एफ, और ये डेल्टा की जगह बस हो जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा 1। सपोज ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इतना हो गया इक्वेशन 2। तो W का मान हमारे पास पहले से था, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 में वैल्यू जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, W गायब हो गया, 3 वाई डेल्टा आई जी अपॉन एल क्यूब माइनस एफ, और आर एच एस ऐसे का वैसे रहेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सेम ही टर्म है। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 वाई डेल्टा आई जी माइनस एफ, और ये हो गया 3 वाई जी अपॉन एल क्यूब, ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, प्लस 3 वाई जी डेल्टा 1 अपॉन एल क्यूब, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, इसका मतलब माइनस एफ आ गया कितने के बराबर, 3 वाई जी अपॉन एल क्यूब इंटू डेल्टा 1, तो ये आ गया। अब m फोर्स हमारा क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, जितना चेंज आ रहा है आपका, डेल्टा 1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है,
तो इसका डबल टाइम डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा मास इंटू डी टू डेल्टा वन अपॉन डी टी स्क्वायर। डी टू डेल्टा वन डिस्प्लेसमेंट एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है डेल्टा वन है, डी टू डेल्टा वन अपॉन डी टी स्क्वायर, और आर एच एस में तो वही रहेगा। ठीक है, तो m माइनस एम को अगर हम इधर कर दें तो ये आ जाएगा इतना, और यहाँ पे इसको इधर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टू डेल्टा वन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस थ्री वाई आई जी अपॉन एम एल क्यूब डेल्टा वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड एस एच एम इक्वेशन से कंसिडर करें तो स्टैंडर्ड एस एच एम इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो m डी टू एक्स, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड एस एच एम इक्वेशन है। तो इससे अगर कंपेयर करें, ठीक है, एक्स डबल डॉट होता है, हाँ नाउ इट इज करेक्ट, तो दिस इज द थिंग डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वन हो गया, लेकिन ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, दिस टर्म है ना, ये टर्म ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कंपेयर करने पे, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, t इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा मिल गया है, टाइम पीरियड हमें निकालना था, तो ओमेगा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, एम एल क्यूब अपॉन थ्री बाई आई जी, तो टाइम पीरियड आ गया टू पाई अंडर रूट एम एल क्यूब अपॉन थ्री बाई आई जी। तो ये हमने निकाल लिया कितना टाइम पीरियड होगा अगर बीम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें।